इतनी सारी अलग अलग फील्ड्स हैं. यू हैव मेडिसिन, यू हैव सर्जरी, यू हैव पीडियाट्रिक्स. सो व्हाई डू यू थिंक द स्टूडेंट शुड गो फॉर द साइकियाट्रिस्ट? पेरेंट्स सपोर्ट करना चाह रहे हैं बट बच्चों को वो प्रेशर फील हो रहा है. इन इंडिया वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ थ्री इडियट्स. वहाँ पे वी हैड अ कैरेक्टर रस्तोगी जो कि ऑब्वियसली अपने एग्जाम से पहले यूज टू प्रे टू द गॉड. MBBS में मैं इशू समझ सकता हूँ क्योंकि बच्चा यंग होता है 17 हाँ, 18 ईयर हाँ, 16 हाँ. 17 18 तब ये डिसीजन लेना होता है. 10th के बाद कौन से फील्ड चूज़ करना है तब मैं समझ सकता हूँ. बट आफ्टर द चाइल्ड टर्न्स 24 22 23 24 फिर क्यों हमें पेरेंट्स को कन्विंस करना है. परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एक तरीके से एक बच्चे को पैरालाइज कर देती है. बच्चे ही नहीं, एडल्ट्स को भी. स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, एंग्जाइटी, ये तीन शब्द बच्चों की डिक्शनरी का परमानेंट पार्ट बन गए हैं. आज के बच्चे एक रेस में दौड़े जा रहे हैं जहाँ पे वो कभी खुद से compete कर रहे होते हैं, कभी अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे होते हैं और कभी अपने ही पेयर्स से प्रेशर में आ जाते हैं. बट क्या ये रेस उनके लिए सही है? क्या ये उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है? सो वेलकम यू ऑल टू द अनदर एपिसोड ऑफ कनेक्टिंग डॉक्टर्स विद फ्यूचर डॉक्टर्स. मैं हूँ आपकी होस्ट पलक माहेश्वरी एंड टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर आस्तिक जोशी जो कि चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट है. वेलकम सर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. डॉक्टर आस्तिक, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने साइकियाट्रिक को क्यों चूज़ किया और आपकी जर्नी क्या रही, बच्चों से आपका कनेक्शन कैसा है, आप उसके बारे में बताएं. MBBS मैंने इंडिया से करा. इंडिया में MBBS करते हुए मुझे उस टाइम पे जब हमारा डिसीजन मेकिंग टाइम आता है कि आप MD आपको एग्ज़ाम देना होता है तो आप डिसाइड करते हो कि आपको इंडिया में करना है बाहर करना है. तो मेरे क्योंकि प्रेफरेंस बाहर थी मैंने USMLEs दिए. एंड USMLE जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे जब सब्जेक्ट चॉइस का मैटर जब आया तो प्राइमरी मेरी कंसिडरेशन थी कि अब मेडिसिन या फिर साइकेट्री. आपको MBBS के ड्यूरिंग द फाइनल ईयर्स आप डिसाइड करते हो कि आपको PG कहाँ पे करना है. मैंने अपना डिसीजन लिया कि मैं US में करूँगा एंड मैं साइकेट्री में करूँगा. आफ्टर लुकिंग और सारे प्रोज कॉन्स देखने के बाद US में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे मुझे स्ट्राइक हुआ कि साइकेट्री एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसका स्कोप बहुत है और फ्यूचर बहुत है. पर्सनली मुझे ह्यूमन बिहेवियर में बहुत इंटरेस्ट है कि क्यों ह्यूमंस एक तरीके से बिहेव करते हैं वर्सेस अदर पीपल, वो क्यों ऐसे बिहेव नहीं करते. टू द सेम स्टिमुलाई, टू द सेम प्रॉब्लम अलग अलग रिएक्शंस होते हैं अलग अलग लोगों के. क्यों कई लोग मेंटली इल हो जाते हैं, क्यों कई लोग मेंटली इल नहीं होते डिस्पाइट द सेम स्ट्रेसर, डिस्पाइट द सेम सिचुएशन. ऐसा क्यों है? तो इस क्यूरियोसिटी की वजह से मैं साइकेट्री से अट्रैक्ट हुआ. जब मैं US गया तो वहाँ पे मैंने रोटेशंस करी. रोटेशंस मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना US का. जैसे मैं हार्वर्ड में था कुछ टाइम के लिए, वहाँ पे मैंने साइकेट्री में काम करा एंड बहुत कटिंग एज एक काम हो रहा था वहाँ पे. वहाँ मेरी जो जो साइकेट्री करने की डिटर्मिनेशन है और जो मेरी चाह थी वो और बढ़ी. एंड मैंने साइकेट्री में अप्लाई करा एंड मैं लुइसियाना में मैंने अपनी MD शुरू करी. अपनी MD करने के साइकेट्री में करने के बाद मैंने चाइल्ड साइकेट्री इसलिए चूज़ करा क्योंकि मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि जब तक लोग एडल्ट होते हैं तो उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो फॉर्म हो चुकी होती हैं. इट्स डिफिकल्ट टू चेंज. हाँ, उसको चेंज करना पॉसिबल है लेकिन आपको शायद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे ना मिले. थोड़ा बायस्ड व्यू पॉइंट था क्योंकि मुझे चाइल्ड साइकेट्री वैसे भी एक बच्चों के साथ ज़्यादा मज़ा आता था मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल प्रैक्टिस करके. बट मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत देर जा चुकी है, ऑल्दो ज़रूरत बच्चों को भी है और बड़ों को भी है. तो उस दौरान मैंने फिर अब चूज़ करा चाइल्ड साइकेट्री के लिए. फिर मैंने अपनी चाइल्ड साइकेट्री करी जहाँ मुझे लगा कि अगर आप प्रॉब्लम को इफ़ यू कैन निप इट इन द बड, अगर आप शुरू में ही समस्या आपको समाप्त करो उससे पहले समस्या को ही समाप्त कर दो तो वो एक बेटर एक आउटलाइन हो सकता है फॉर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट. सर, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट यहाँ के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में, बिकॉज यू हैव डन योर MBBS फ्रॉम इंडिया और बाद में आप चले गए थे इन US. सो यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर कैसे डिफरेंट है अगर आप पेरेंट और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखो तो? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है. आई थिंक कल्चरल कोपिंग मेथड्स हैं और जो आपकी सोसाइटी है उसकी जो जो बिलीफ सिस्टम है, उसका जो वैल्यू सिस्टम है काफ़ी डिफरेंट है. ऑल्दो जो एंग्जाइटी है इंडिया में भी एंग्जाइटी होगी, वहाँ के भी किसी को होगी तो वही 3-4 चीज़ें होंगी. ओवर थिंकिंग, आपका हार्ट बीट रेस होना, पैल्पिटेशंस, ये 2-4 चीज़ें एंग्जाइटी की जो एक इंडियन बच्चे को होगी या इंडियन इंडिविजुअल को होगी, ये सेम सिम्टम्स वहाँ पे भी होंगे
बट उसका जो जो वे ऑफ थिंकिंग है या फिर जो वैल्यू सिस्टम है या फिर जो इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये बहुत डिफरेंट होता है। शायद हम इंडिया में रिलीजन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे हम यूएस के दूसरे मेथड्स ट्राई करते हैं, तो इनको हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। इन इंडिया वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ थ्री इडियट्स। वहाँ पे वी हैड अ कैरेक्टर रस्तोगी, जो कि ऑब्वियसली अपने एग्जाम से पहले ही यूज टू प्रे टू द गॉड, बहुत ज़्यादा भगवान को ही मनाता था। तो हाँ, बिल्कुल वही कह रहे हैं कि कैसे यहाँ पे लोग एक रिलीजियस बिलीफ में ज़्यादा जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पे आ जाती है चीज़ें। मतलब इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल वेरी करता है, बट जनरली स्पीकिंग हमारे जो जो जैसे जैसे आपने कहा, तो हमारे फैमिली सिस्टम, फैमिली की भी बहुत इनपुट होती है। वहाँ पे शायद ऑन एन एवरेज फैमिली का इतना इन्फोर्स नहीं करते। बच्चे की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी इंसान है उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि आप इंडिपेंडेंट, योर एबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली या फिर परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, वो कहीं अगर आप इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आप ज़्यादा एबल हैं इंडिपेंडेंट रहने के लिए। पर इंडिया में एक डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है। इंडिया में इंडिपेंडेंस को इतना नहीं वो देते हम, एंड फैमिली का रोल बहुत रहता है। फैमिली, फेथ, ये सारी चीज़ें बहुत आ जाती है। वहाँ पे इतना मैटर नहीं करती हैं चीज़ें, वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी से सर क्योंकि फैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है, तो अभी ना पेरेंट्स एक्चुअली समझ नहीं पाते कि वो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं या उन पे प्रेशर डाल रहे हैं, और बहुत ही थिन लाइन होती है इसके बीच में। सो हाउ वुड यू गाइड कि आप प्रेशर को सपोर्ट से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं पेरेंट्स? बेस्ट वे इसका यही है, आप बच्चे से पूछो कि आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो कि आप सपोर्टेड फील कर रहे हो। बच्चा आपको बता देगा। लेकिन काफ़ी बार बच्चों की परसेप्शन है वो भी ऑल्टर हो सकती है। कहीं काफ़ी बार ये हो सकता है कि पेरेंट्स सपोर्ट करना चाह रहे हैं बट बच्चों को वो प्रेशर फील हो रहा है। इसका जो बेसिस है वो, या जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन का है। यू शुड बी गुड इनफ सिंस द बिगिनिंग। बच्चे के साथ आपका वो आपको सेम लेवल पे होना चाहिए। सेम लेवल पे होना बच्चे को भी फील होना चाहिए कि सपोर्ट हो रहा है बच्चा, और पेरेंट को भी, जो भी पेरेंट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है वो करे, ताकि बच्चे को भी वही, दोनों सेम पेज पे आ जाए कि पेरेंट भी बोल रहे हैं कि मैं सपोर्ट करने के लिए तेरे को ये बोल रहा हूँ, एंड बच्चा ये चीज़ समझे और बच्चा सपोर्टेड फील करे। काफ़ी बार ये हो सकता है कि पेरेंट गुस्से से बोले या प्रेशराइज करके बोले मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ। that is not a support. वो That फिर is when बच्चा you are उसको pressurizing the kid. वो वहाँ पे आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, काम रहने की आपको जरूरत है। आप यही कहना चाह रहे हैं that you the parent need to be calm सपोर्ट enough. को, हाँ, पेरेंट की साइड से, पेरेंट का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तेरे को, उसकी जो वॉइस है वैसी होनी चाहिए, उसका जो तरीका है बात करने का। सेकेंडली बच्चा वही सेम चीज़ परसीव कर रहा है कि हाँ मेरा पेरेंट मुझे सपोर्ट करना चाह रहा है और इन दी एंड मैं सपोर्टेड फील कर रहा हूँ। बट ये मतलब सेम लेवल पे होना चाहिए कम्युनिकेशन। It should come from within. राइट। और सिर्फ उन्हें बोलना नहीं है, उन्हें अपने एक्शंस के थ्रू भी ये बताते रहना चाहिए बच्चे को बीच बीच में दैट हम आपको ही सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नो वेयर प्रेशराइजिंग यू। ये चीज़ उन्हें बीच बीच में अपने बोलने के साथ साथ दे शुड बी एबल टू टेल देम बाय देयर एक्शंस टू। राइट। हाँ, राइट। तो एनेबल नहीं करना, सपोर्ट करना है। इंडिपेंडेंट रहने देना है, इंडिपेंडेंट, लेकिन हाँ सपोर्ट करना है, लेकिन ये नहीं कि गलत चीज़ों में सपोर्ट करना है, वैसा भी नहीं। आपका एक जैसे कहावत है, स्पेयर द स्टिक स्पॉइल द चाइल्ड, इफ यू स्पेयर द स्टिक यू स्पॉइल द चाइल्ड। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को डंडे से मारो, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू गिव द राइट गाइडेंस। हाँ, राइट गाइडेंस, बट इन अ सॉफ्ट वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, जो बच्चे को समझ आए। इसी में आपका आजकल स्कूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो अपॉइंटिंग द साइकोलॉजिस्ट इन द स्कूल, ताकि अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ नहीं है तो कम से कम वो वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके एंड वहाँ पे रिलैक्स हो सके। सो इस चीज़ पे हाउ वुड यू सपोर्ट द स्कूल सर? आई थिंक इट्स अ गुड मेजर। स्कूल साइकोलॉजिस्ट डेफिनेटली इसका यूज़ है। बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ पे इफेक्ट आ रहा है और वो घर पे शेयर ना कर पाए चीज़, तो एक उसको आउटलेट मिल जाता है। ये आउटलेट स्कूल के थ्रू मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा है। सर बच्चे जब इतनी सारी अलग अलग फील्ड्स हैं, यू हैव मेडिसिन, यू हैव सर्जरी, यू हैव पीडियाट्रिक्स, सो व्हाई डू यू थिंक द स्टूडेंट शुड गो फॉर द साइकेट्रिस्ट? तो अब कैसे, मतलब पेरेंट्स बहुत कन्वेंशनल चीज़ों पे जाते हैं, तो कन्वेंशनल आपके वही सारे बैकग्राउंड्स हैं एंड साइकेट्रिस्ट इज नॉट दैट मच कन्वेंशनल,
सो हाउ वुड यू आस्क देम कि हाँ ये साइकेट्रिस्ट वो क्यों चूज करे, व्हाट आर ऑल द वेज टू गिव देम कि ये इससे बेनिफिट हो रहा है ये, या आप कुछ उन्हें गाइड कर सके तो इस चीज़ पे? पहली चीज़ तो हमें पेरेंट्स को कन्विंस करना ही क्यों है? अभी तक भी सर इंडिया में वी आर स्टिल कन्विंसिंग पेरेंट्स। तो ये हाँ, MBBS में मैं इशू समझ सकता हूँ क्योंकि बच्चा यंग होता है 17 हाँ, 18 ईयर्स हाँ, 16 हाँ। 17 18, तब ये डिसीजन लेना होता है। 10th के बाद कौन से फील्ड चूज़ करना है तब मैं समझ सकता हूँ। बट आफ्टर द चाइल्ड टर्न्स 24 22 23 24, फिर क्यों हमें पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि इसको ये करना चाहिए वर्सेस नहीं करना यहीं चाहिए? पे वो हमारी जो हमने बात की कि पेरेंट्स शुड बी ऑन द सेम पेज विद द चाइल्ड, नहीं, जहाँ पे उन्हें पेरेंट्स को हमें नहीं हाँ, कन्विंस करने की जरूरत हाँ, पड़े, एंड वो इंडिपेंडेंटली भी रहें और साथ में सपोर्ट भी करते रहें। हाँ, आपको बच्चे को सपोर्ट देना है बट आपको ओवर पावर नहीं करना। और ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं होता। जैसे कोई भी आपको जो भी आपको मेडिसिन करनी है, सर्जरी करनी है, साइकेट्री करनी है, ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं होगा। आप 6 इयर्स MBBS करते हो, 5-6 इयर्स आप MBBS करते हो, आप PG की पढ़ाई करते हो, तो ये आपके पास बहुत टाइम होता है देखने के लिए। आप जब आप MBBS कर रहे होते हो तो आप डिफरेंट रोटेशंस करते हो, डिफरेंट पोस्टिंग्स में जाते हो, तो आपके पास एम्पल एक्सपीरियंस होता है, एम्पल टाइम होता है, और आप अपना खुद का डिसीजन बना सकते हो। ऐसा भी नहीं कि मैंने सोचा कि मुझे साइकेट्री करना है और मुझे मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। या फिर मुझे मेडिसिन करनी है, मुझे सर्जरी करनी है, मुझे मिल जाएगी। ये तो वही बात होगी जैसे आप कह रहे थे, जैसे कोई बच्चे चाहते हैं कि हम MIT जाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ, आपने सोचा मैं MIT जाऊंगा और ये करूंगा, तो ऐसे ऑटोमेटिकली हो नहीं जाएगा। इसके पीछे बहुत आपको एफर्ट करना होता है, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। पहले तो आपको PG का एग्ज़ाम क्लियर करना है। एवरीथिंग नीड्स हाँ कंसिस्टेंसी। हाँ हाँ, आपको राइट। बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट्स भी बीच में दे विल स्टार्ट ड्रीमिंग समथिंग एल्स, और फिर उन्हें लगता है कि नहीं शायद मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो दे विल ट्राई टू कि हाँ ठीक है हम ये करेंगे। तो कंसिस्टेंटली अगर आप किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अचीव करोगे ही करोगे। राइट। सर आजकल लोग स्पेशल एजुकेशन एंड एलीट प्रोफेशंस की तरफ भी जा रहे हैं, तो अगर आप उसका पाथवे बता सकें हमें तो। पाथवे के लिए मैं इतना श्योर नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि आप नीट की तरफ नहीं जाएंगे, फिर आप उस तरफ देखेंगे। मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया कि कैसे आप ये प्रोफेशंस में गो थ्रू मतलब जाते हैं, बट आई एम श्योर अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको इस तरफ देखना चाहिए। एग्जैक्टली क्या है वो, दैट आई डोंट नो। ओके सर, गोइंग अहेड आप, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द टीचिंग फील्ड सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स, एंड मेरे भी जो स्टूडेंट्स थे, लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली। शी वाज अबाउट टू गिव हर नीट एग्जाम फॉर द MBBS. सो उसके ठीक पहले व्हाट हैपेंड विथ हर इज दैट बिफोर वन नाइट शी वाज ऑल राइट, एक रात से पहले उसको फीवर होना चालू हुआ, एंड शी वॉज इन अ फीवर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और फिर नेक्स्ट डे शी वॉज नॉट एबल टू गिव हर एग्जाम। सो ये बहुत से बच्चों के साथ होता है, एंड आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स फॉर ईयर्स ऑल्सो, और आप भी बिकॉज यू आर ऑल्सो डीलिंग विद दिस एवरी डे। तो अगर आप बता सको कि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की दे विल बी एबल टू डील विद दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। फर्स्टली अगर फीवर है तो फीवर की इटियोलॉजी या कॉज। इट वॉज आउट ऑफ एंजाइटी। आउट ऑफ एंजाइटी फीवर नहीं होता, बट आउट ऑफ एंजाइटी डिफरेंट पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। बेसिकली व्हाट यू आर रेफरिंग टू इज परफॉर्मेंस एंजाइटी। अगर किसी हाँ, जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिखते हैं। जैसे टेकिंग वन मोर एग्जांपल, अ स्टूडेंट इज देयर हु वुड स्टार्ट फीलिंग प्रेशर जस्ट एवरी टाइम व्हेन शी इज अबाउट टू गिव एग्जाम। वो किसी तरह का प्रेशर उसको फील होने लग जाएगा। शी वुड स्टार्ट फीलिंग कि नहीं आई एम नॉट एबल टू गिव द एग्जाम, और आई डोंट नो थिंग्स। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ये करने लग जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत परफेक्ट रहना होता है हर समय। उनको ये लगता है कि यार अगर उनको लेट अस सपोज वी हैव 22 चैप्टर्स और वी हैव 21 चैप्टर्स, अगर उसमें से उन्हें एक चैप्टर भी अच्छे से नहीं आता तो वो उस 20 चैप्टर में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। दिस इज हाउ, और बिफोर देयर एग्जाम वो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आता। तो वी शुड नॉट आई थिंक रन बिहाइंड परफेक्शन। हमें अपना बेस्ट देने में रन करना चाहिए, और इससे वो बच्चे जो सब चीज़ में एक्सेल नहीं करने की कोशिश करते हैं, जो ये सोचते हैं कि इफ़ आई हैव डन दोज 20 चैप्टर्स ऑल्सो, उसमें हम एटलीस्ट एक्सेल कर लें ताकि हम उतना तो अच्छा परफॉर्म करके आ पाएँ। तो व्हाट डू यू थिंक सर कि इन दोनों में से कैसे वो बच्चे कैसे डील करेंगे जिनको लगता है कि वो 21 के 21 चैप्टर्स में ही परफेक्ट हो? बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस एंजाइटी एक तरीके से एक बच्चे को पैरालाइज कर देती है। बच्चे ही नहीं, एडल्ट्स को भी, जिसको भी परफॉर्मेंस एंजाइटी है। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और आप ड्राइव करते करते एकदम से आपको लगे आप ड्राइव कर ही नहीं सकते, तो आपका जो एक्सीडेंट का लाइक्लीहुड है वो बढ़ जाएगा।
एग्जैक्टली। सेम, आप कहीं ना कहीं आपका ब्रेन स्ट्रेस आउट हो रहा है और आपका थ्रेशोल्ड है वो पार हो रहा है और आपका फ्यूज़ उड़ गया। ऐसा होता है ब्रेन में, माइंड में ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस ले लेके आपका फ्यूज़ उड़ गया। अब फ्यूज़ उड़ गया तो ब्रेन यूँ एकदम से रिकनेक्ट करने में उसको टाइम लगता है, तो एक ब्लैंकनेस सी आ जाती है, थॉट ब्लॉकिंग आ जाती है। वो थॉट ब्लॉकिंग से जितना जल्दी आप रिकवर कर लो उतना आपके लिए बेटर है। उसके लिए मेडिसिन का रोल है, उसके लिए बहुत अलग भी हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बट एक बहुत बहुत सिवियर या फिर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है कि अगर आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है तो आपकी कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा इन अ नेगेटिव मैनर, अगर वो हद से ज़्यादा है तो। या फिर एमिंग फॉर परफेक्शन कि मुझे 20 के 20 चैप्टर सब कुछ आना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। जब अगर आप चाहते हो कि आप परफेक्ट हो तो फिर आप ऑल और नन वाला रूल आ गया, कैटास्ट्रोफाइजिंग आ गया, ऑल Either करना you है या do फिर नन करना है। everything or you do nothing. So ऐसा है बहुत से बच्चों के साथ। और आजकल आई थिंक एक सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। द पीपल हु आर शेयरिंग दैट दे आर रियली डूइंग good in their life, even though they are doing or not, but they are at a certain edge. So जब आप उनके भी चीज़ों को देखते हो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को भी पढ़ते हुए देखते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एक सर्टेन समवन से आपको कंपेयर कर रहे होते हैं, तो ये कंपैरिजन और ये सोशल मीडिया का प्रेशर भी along with phones that each of us have right now with us. So ये भी आई थिंक एक बहुत important रोल प्ले कर रहा है आपका एंग्जाइटी की तरफ बढ़ाने में rather than उससे खुद को डिटैच करने में. So would you agree with me on this point, sir? You're right, मतलब एक कोपिंग स्ट्रैटेजी है। जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए, यानी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली फ़ोन यूज़ एक आजकल एक कोपिंग स्ट्रैटेजी बन गया है। आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि आपका माइंड हाइपर एक्टिव हो गया। तो अब अपने आप को काम डाउन करने के लिए आप फ़ोन यूज़ देखेंगे। फ़ोन पे आप देखेंगे दूसरों को जो दूसरे दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी एक एल्गोरिथम चलता है. हाँ। इवन इफ यू हैव सेट इट वंस, इतना एक्टिव है आजकल का हमारा सिस्टम कि वो कहीं ना कहीं सुन लेता है हमें. इवन इफ यू हैव सेट इट वंस, तो उस एल्गोरिथम से हमें चीजें भी वही दिखाई जाती हैं जो कि शायद हमारे लिए उस टाइम सही नहीं है. एंड वी आर जस्ट डूम स्क्रोलिंग थ्रू द ग्राम. सो जो कि नहीं होना चाहिए. तो ये एक मुझे लगता है बहुत फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द लेवल ऑफ इंक्रीजिंग एंग्जाइटी rather देन उसको एक आपका सेटल करने की बजाय, जो मुझे लगता है. राइट, जिसका जो टेक्निकल टर्म है वो है, या फिर टेक्निकल आंसर है, कोपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, अब आपको एंग्जाइटी होगी कि मेरे एग्ज़ाम में क्या होगा। अब ये भी पढ़ना ज़रूरी है, पर यह भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ ऐसा आपको टेंशन हो जाती है तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं। अगर आपको टेंशन हुई, जो काफ़ी बार नेचुरल नहीं बट एक फिर भी एक एक्सेप्टेड चीज़ है कि आपको थोड़ा सा किसी को ऐसा भी हो लगा, सकती है. हाँ किसी को भी हो सकती है, ऑल्दो नहीं हो तो बेस्ट है वो, लेकिन अगर हो रही है तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं जो जो जॉगिंग करने चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है, एग्जैक्टली. क्योंकि आप फिजिकल वर्कआउट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप मेंटली अपने आप को क्लियर भी कर रहे हैं। वर्सेस अनदर बच्चा जिसको वही सेम चीज़ में एंग्जाइटी हुई और वो फ़ोन यूज़ करने लगा, फिर वो डूम स्क्रोलिंग जैसे या रील देखते देखते 1-2 घंटे बीत गए। अब उसका ब्रेन भी उसका वर्कआउट मतलब बर्नआउट हो गया, और फिर उसको ये लगेगा वेस्टेड दिस 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे बाद फिर 2 घंटे रियलाइजेशन वेस्ट तो हो गए। होगा. हाँ, ये भी है कि अगर आप 2 घंटे जॉगिंग कर रहे हो वर्सेस 2 घंटे आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हाँ डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो, इसमें भी फ़र्क है। दैट हैज वास्ट डिफरेंस एंड बहुत ज्यादा इफेक्ट में डिफरेंस आता है दोनों के. और तो 2 घंटे जॉगिंग भी कोई थोड़ा ज़्यादा ही है, बट फिर भी आपका जो जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ड्यू टू पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज वो कहीं बेटर होंगे। आप रिफ़्रेश होगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता था अपने टाइम पे, जब मैं USMLE दे रहा था या पीजी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं 45 मिनट्स पढ़ता था एंड 10 मिनट्स का ब्रेक लेता था। सो दैट वाज व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि सर आप क्या करते थे व्हेन यू हैड एनी सॉर्ट ऑफ लाइक, सभी को होता है लाइफ में कभी ना कभी दैट यू आर नॉट फीलिंग इजी विथ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन. सो व्हाट यू वुड डू एट दैट टाइम? व्हाट आई वुड डू, स्पेशली जब एग्ज़ाम्स या पीजी के एग्ज़ाम्स वगैरह जब होते थे, तो आई वुड स्टडी फॉर 45 मिनट्स एंड टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। सो 45-10 रूल था एंड 5 मिनट्स टू रिवाइंड। 45 मिनट्स आपने पढ़ा या जो आपको करना है अपने प्रिपरेशन करी, 10 मिनट्स के लिए आपका वाइंड डाउन पीरियड होता था। तो मेरा तो पूरा शेड्यूल होता था,
जैसे तो 5 AM to 5:45 AM पढ़ना है, 5:45 to 5:55 मेरा ये है, तो ऐसे आवली होता था। फॉलोइंग दैट एंड डेली वो इम्प्लीमेंट करने में तो आपके हाफ प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। सर अगर एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो डेफिनेटली अपने लाइफ में कभी ना कभी ये टाइम टेबल ज़रूर बनाया होगा, बट आपका भी सर एज अ स्टूडेंट कभी ऐसा मन किया होगा कि नहीं मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करते करते बहुत ज़्यादा इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द लाइफ नाउ, मुझे पार्ट ऑफ अ लाइफ बनने में टाइम लगा होगा, उसके पहले आपको ये लगा होगा व्हाई वी आर डूइंग दिस ना, मतलब वो डिस्ट्रैक्शन तो आया होगा कहीं ना कहीं। सो हाउ यू डेल्ट विद दैट? आई थिंक इन द एंड व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी, कि आप चाहे जो मर्जी हो रहा है, वेदर यू आर एबल टू कंसिस्टेंटली फॉलो दैट रूटीन, जो भी आपने रूटीन बनाया। मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे कई साल लग गए ये रूटीन बनाने में, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका फोकस टुवर्ड्स वो है कि रूटीन बनाना है, ऐसी रूटीन नहीं, हवाई रूटीन नहीं, आप अपने आप को स्टडी करते हो, आप अपना खुद का एनालिसिस करते हो, मैं कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता। उसके हिसाब से मैंने काफ़ी बार देखा कि मैं जैसे 3 घंटे लगातार पढूं और उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक लूँ, पर मैं कर ही नहीं पाता था, क्योंकि मेरी जो फोकस था और जो मेरी अटेंशन थी वो आधे 1 घंटे से ऊपर नहीं होती थी। तो 45 मिनट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग ये चीज़, तो मुझे समझ आया कि मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, इसके आगे मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, एंड फिर मैं इस टाइम पे बेटर पढ़ता हूँ, सुबह मैं बेटर पढ़ता हूँ, रात को मैं कम अच्छा पढ़ता हूँ। तो ओवर टाइम आप अपना प्लान करते हो एंड एक रूटीन बनाते हो, एंड नो मैटर वॉट, चाहे जो मर्जी हो जाए, यू स्टिक टू दैट, एंड यू शुड हैव एक, अगर जब मतलब फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स नहीं है, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यू शुड हैव अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव कि आप इस टाइम पे और क्या कर सकते हो। तो स्टिकिंग टू दैट एंड doing that no matter what happens, it goes a long way. Sir, it was really nice talking to you. Thank you so much for your great insights, and I hope this helps our kids also. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Astik, for sharing your insights with us today. It was really nice talking to you. और आपको भी पता है कि डॉक्टर बनना सिर्फ एक डिग्री नहीं है, इट्स अ कंप्लीट जर्नी, और ये जर्नी तभी अच्छी होती है जब आप मेंटली फिट हो। सो कनेक्ट करेंगे हम विथ द नेक्स्ट डॉक्टर विथ अ न्यू पर्सपेक्टिव, एंड तब तक के लिए बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, बी मेंटली एक्टिव, एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू एवरीवन।